Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to talk about literary movements, which is one of the most important topic when it comes to the trend of UGC NET English examination, because recently in June cycle of 2024 we've seen that there were almost 9 to 10 questions which came from this sections, which equals to 20 marks. फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस एग्जामिनेशन आई वुड वॉन्ट टू टेल यू कि जो एग्जामिनेशन हमारा होता है टोटल 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के फॉर पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 जो हमारा होता है उसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ इक्वल टू 200 मार्क्स। ओके, तो ये जो मैं आपको अभी ट्रेंड बता रही हूँ कि 20 मार्क्स ये हमारे जो ये वाला सेक्शन है ना, इसमें से अभी जो 2024 का जो साइकिल हुआ था अपना, उसमें 9 to 10 क्वेश्चंस आए थे विच इज़ इक्वल टू 20 मार्क्स। ओके, इंग्लिश जो हमारा पेपर 2 होता है, ये सब्जेक्ट पेपर होता है हमारा जो पेपर 2 होता है, एंड दिस इज अबाउट पेपर 1। पेपर 2 में वी हैव 100 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच विच इज़ इक्वल टू 200 मार्क्स। तो हमारे 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों सारे 2 मार्क्स के, सो 20 मार्क्स बन जाते हैं। और फिर मैंने लास्ट 5 ईयर्स की साइकिल को भी एनालिसिस किया। दिसंबर 2023 यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस। तो हम एक बेसिक आइडिया लगाएं तो इस बार थोड़ा हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले भी 6 to 10 मार्क्स आप फिर भी इस सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। और बाकी सेक्शंस के कंपैरेटिव ये सेक्शन जो है हमारा शॉर्ट है। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन? प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंट लिटरेरी ग्रुप्स के, तो हम मेंबर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो क्या सारे मेंबर्स हम मेमोनिक से, ट्रिक से याद कर सकते हैं? देखिए, ट्रिक से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है, जिससे आप जब याद करते हो सो यू गिव मोर एम्फेसिस, ठीक है, आपकी ब्रेन की मेमोरी में थोड़ा सा रिटेंशन लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है व्हेन वी लर्न विद ट्रिक्स और मेमोनिक्स। बट दिस इज़ नॉट टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ रॉट लर्निंग। हम पहले समझेंगे टॉपिक को और उसके बाद हम मेमोनिक देखेंगे। इफ़ यू फील कंफर्टेबल कि हाँ हम मेमोनिक से ज़्यादा टाइम तक रिटेंशन कर पाते हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन रिमेंबर विद मेमोनिक्स और द ट्रिक्स जो मैंने इनकलकेट की हैं अपने टॉपिक्स में। और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ के ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ के और ट्रिक के साथ लॉन्गर रिटेंशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चंस जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारे लिए PYQs का जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लाइक बाइबल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। PYQs का एनालिसिस करना इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम PYQs देखेंगे और PYQs में हम की टर्म्स देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। मेजॉरिटी मेंबर्स से क्वेश्चंस आते हैं, पर और भी जगह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो हम देखेंगे इन दिस वीडियो। तो जो जून 2024 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस के लिए, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक। और लास्ट में जब हम सारे स्कूल्स पढ़ लेंगे फिर हम सबके क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करेंगे। बट लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए PYQs का। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री? ठीक है, अब इसमें आ गया कि कौन से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसमें हमें मेंबर्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। अगर हमें पता है कि कौन से हैं सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट, ठीक है। Who among the following, okay, same question, who among the following was not a leading figure of new criticism? तो इसमें भी हमारे लिए members पता होना बहुत important है, तभी हमें पता चलेगा that who is not, ठीक है, फिर से not वाला question आया है। Then we have arranged the following literary theories, movements in chronological order of their emergence. So period becomes very important कि कौन सा literary movement
कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है। तो हमारे लिए पीरियड का पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि किसके बाद कौन सा आया है। और अगर हम इनको याद ही क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग करें, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो अभी जब हम लिटरेरी मूवमेंट्स को देखेंगे, आई विल मेक श्योर कि हम क्रोनोलॉजी में ही सारे मूवमेंट्स पढ़ें, जिससे जो आपकी ब्रेन की मेमोरी है उसमें ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें फीड हो कि आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही याद रहें चीज़ें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Who among the following were associated with pre-Raphaelite brotherhood? Again, members का question आया है, ठीक है। मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेंबर से ही बनेंगे, बट वी टेंड टू कंफ्यूज कि भाई प्री रैफेलाइट के ब्रदरहुड के जो मेंबर्स थे वो हम कॉकनी स्कूल से या सैटनिक स्कूल से या सैटनिक कॉकनी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हम मेंबर्स मिक्सअप कर देते हैं। चलिए इसका भी अब सोल्यूशन देखेंगे व्हेन वी विल लुक एट द टॉपिक। Who among the following were associated? Okay, same question. Not a proponent of Oxford movement. तो अब इसमें क्या आ गया, हमारा प्रोपोनेंट पूछा है हमसे, इस बार मेंबर नहीं पूछा, ठीक है। तो जो हमारे प्रोपोनेंट्स हो गए मूवमेंट्स को लेके, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Then we have what is the correct chronological sequence of American literature? अमेरिकन लिटरेचर का भी सीक्वेंस, लिटरेरी मूवमेंट्स जो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एज, नेचुरलिस्टिक पीरियड, इनके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। इनमें से रिपीटेड PYQs बनते हैं, रिपीटेड PYQs। ओके, सो इनसे भी जो पुराने ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम सब लेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे। पर सबसे पहले अब हम टॉपिक्स पे आते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड हमने देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे मूवमेंट्स को अप्रोच करेंगे। नॉट ओनली द मूवमेंट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चंस, but all the movements we are going to discuss in our upcoming videos. So stay tuned if you want to know about all the movements. तो सबसे पहले हमारे आते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स। सो यूनिवर्सिटी वेट्स क्या थे? ये जो मेंबर्स थे, इन्होंने शेक्सपियर के लिए, जो हमारा शेक्सपियर फेमस राइटर है, उनके लिए एक पाथ को पेव किया था। शेक्सपियर से पहले ये प्लेज लिखे गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी शेक्सपियर ने लिखा था उससे पहले शेक्सपियर के लिए जो एक पाथ किसी ने पेव किया था, तो वो इन राइटर्स ने किया था। एंड दे वर हाईली एजुकेटेड। ओके, दीज राइटर्स आर हाईली एजुकेटेड आइदर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होंगे? क्वेश्चंस फ्रेम होंगे कि ऑक्सफोर्ड के कौन से मेंबर्स हैं और कैम्ब्रिज के कौन से मेंबर्स हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यूनिवर्सिटी वेट्स में यही होता है। और क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से आपको 4 मेंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ऑक्सफोर्ड का इनमें से कौन सा नहीं है। 4 मेंबर्स दे के पूछ लिया जाएगा कि कैम्ब्रिज का इनमें से कौन सा नहीं है। और एक सबसे मेजर क्वेश्चन जो बनता है, एक्सेप्शन, जैसे केमिस्ट्री में हमारे एक्सेप्शंस होते थे। थॉमस किड डिडंट बिलोंग टू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी विट में है। थॉमस किड एक ऐसा मेंबर है यूनिवर्सिटी विट्स का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, थोड़ा याद रहेगा, जो ना तो ऑक्सफोर्ड में था ना ही कैम्ब्रिज में था, बट ही वॉज स्टिल वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। सो दे वर राइटिंग इन 16th century। पीरियड इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन यूनिवर्सिटी विट इज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन यू नो कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं, हाफ ऑफ द बैटल इज डन। आपको पता है कि टारगेटेड एरियाज कौन से हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू नो द फोकस एरियाज, द टारगेट एरियाज, सो दैट यू डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, सो दैट यू आर नॉट मिसगाइडेड और यू डोंट रीड एनीथिंग विच इज़ अननेसेसरी। तो हमारे लिए टारगेटेड स्टडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पहले एनालिसिस किया, PYQs का ट्रेंड देखा, एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स। तो हमें पता है कि कौन सा टारगेटेड एरिया है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब हमारी आ गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड देन वी हैव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेंबर्स को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, लेट्स से दिस इज़ आवर यूनिवर्सिटी। ओके, देर आर लिली इन द लॉज विच नीड्स पीलिंग। यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आगे एक लॉज बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लिलीज हैं, ठीक है। प्लीज़ पार्डन माई ड्राइंग, बट जस्ट टू गिव यू
अ व्यू जिससे आपको थोड़ा सा रिटेंशन ज़्यादा हो जाए, जिससे हमारी जो रिटेंशन है वो एग्ज़ाम तक रहे। ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट दीज वर द पीपल हु वर हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पीपल हु वर आइदर क्वालिफाइड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक पाथ को पेव किया था। देयर आर लिली इन लॉज विच नीड्स पीलिंग, देयर आर लिली इन लॉज विच नीड्स पीलिंग। तो हमारे मेंबर्स क्या होगा इसमें, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड पीलिंग। तो आप लिली से भी याद रखोगे तो लॉज में लिली है एंड इट नीड्स पीलिंग, तो आपको ये सारे मेंबर्स याद हो जाएंगे इजीली। पर जब ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, यू गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए अभी से अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत बार बार रिविजन नहीं करना पड़ेगा। यू विल डू वंस और ट्वाइस एंड यू विल बी डन विद द लिटरेरी मूवमेंट्स। और बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको भी हम ऐसे ही अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन एग्जाम यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर बट रिटेंशन इज़ द मेन एरिया, इट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आपको रिटेंशन कितना रहता है, आपको याद कितना रहता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मेमोनिक्स टू रिमेंबर, मैरी लव्स ग्रीन एंड नैश। ठीक है, तो अब हमारा मैरी से क्या हो जाएगा, मैरी से याद रखना मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है। देन वी हैव मैरी व्हाट, मैरी लव्स ग्रीनरी। ठीक है, ग्रीनरी से भी याद कर सकते हैं दैट मैरी लव्स ग्रीनरी एंड नैश। ठीक है, नैश, ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस किड। ओके, तो ये हमारे हो गए कैम्ब्रिज के मेंबर्स। जस्ट सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, थॉमस किड इज़ एन एक्सेप्शन। ये ना कैम्ब्रिज से था ना ही ऑक्सफोर्ड से था, इनको यहाँ से हटा के इनको एक्सेप्शन में हम डाल देते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव मेटाफिजिकल पोएट्स। इनका क्या पीरियड था, ये हमारे आए थे यूनिवर्सिटी विट्स के बाद इन 17th सेंचुरी। सो जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स थे, दे टॉक्ड अबाउट प्लेटोनिक लव। ओके, प्लेटोनिक लव, लेट मी चेंज द मार्कर, दिख नहीं रहा होगा इनसे आपको। सो ये हमारे प्लेटोनिक लव, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं सकती, वी कैन ओनली फील, ठीक है, उनके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट कॉइंड बाय सैमुअल जॉनसन। तो इसको क्या था, ड्राइडन ने सबसे पहले यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो अब क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट जो इसमें होता है, लेट्स एड्रेस द कंफ्यूजिंग पार्ट फर्स्ट, जिससे आप वंस एंड फॉर ऑल आगे के लिए क्लियर हो जाओ। तो क्वेश्चंस इसमें से दो तरीके के आते हैं, एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप इन अर्ली 17th सेंचुरी, ड्राइडन यूज दिस वर्ड फॉर जॉन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूज़ किसने किया था, कीवर्ड यूज़ किया था ड्राइडन ने जॉन डन के लिए सबसे पहली बार। ओके, कॉइन किसने किया था, कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने इन द लाइफ ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। तो यूज़ ड्राइडन ने किया है और कॉइन सैमुअल जॉनसन ने किया है। ये अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। पीपल हु हैव गिवन द यूजीसी नेट मल्टीपल टाइम्स, दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। ये एक ऐसा एरिया है, उन्हें भी बार बार इसको रिविजन करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ अ एरिया जो हम बहुत इनिशियली हम ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर हम पहले से ये सारे एरियाज पे क्लैरिटी लेके चलेंगे ना, तो रिविजन विल बी स्मूथ। ठीक है, जो हमारा स्मूथ रिविजन है, स्मूथ रिविजन के लिए इनिशियली अगर आपको इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी है, सो इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, प्रिपरेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ओके, तो हमारे मेंबर्स जो हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, एंड्रियन मार्वल्ड, हेनरी वॉगन एंड अब्राहम कॉले। अभी इतने सारे मेंबर्स याद रखना, चलो ठीक है, जॉन डन काफ़ी फेमस है, हमको याद रहेगा। जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, एंड्रयू मार्वल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये भी हमें याद रह सकता है। पर हेनरी वॉगन, अब्राहम कॉले, वी गेट कन्फ्यूज्ड अभी, और अभी कैवलियर पोइट्स भी आएंगे, उनमें ये मिक्सअप हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन इट, कि हमें
इनको थोड़ा सा मेमोनिक से माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करनी है, जैसे हमने यूनिवर्सिटी विट्स को लेके करी। एक ऑक्सफोर्ड था और एक हमारा कैम्ब्रिज था। ऑक्सफोर्ड में हमने क्या पढ़ा? जॉन लिली, जॉर्ज पील, लिली को पीलिंग चाहिए। इन लॉज तो हमारा क्या आ गया? थॉमस लॉज। हमने कैम्ब्रिज में क्या पढ़ा था? मैरी लव्स ग्रीनरी एंड नैश, सो वी नो क्रिस्टोफर मार्लो, देन वी हैव रॉबर्ट ग्रीन एंड देन वी हैव थॉमस नैश। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हुए वी विल मूव फॉरवर्ड। जो इट्स नॉट अबाउट टू जस्ट टीच यू, बट वी विल ऑल्सो डू एक्टिव रिकॉलिंग वाइल वी आर स्टडिंग, सो दैट वी रिमेंबर एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द थिंग्स राइट नाउ. So I want your undivided attention and your full focus while you're watching this video, so that half of the battle is done then and there while you are watching the video or while you are learning at first. So when you read at first, pay your full attention. तो हमारे ये सारे members हो गए. So we have a simple mnemonic to remember all this. While seeing the marvelous dawn, vague Herbert crashed the cow. नाउ वेग हर्बर्ट क्रैश द काउ. तो हमने क्या देखा कि मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, 17th सेंचुरी में आए थे, प्लेटोनिक लव के बारे में बात कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे, लव के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, दे आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हर्बर्ट क्रैश द काउ. तो हर्बर्ट हमारा कहाँ पर है? जॉर्ज हर्बर्ट. काउ से हम काउले याद कर सकते हैं. क्रैश से हम क्रैश रिचर्ड क्रैशो याद कर सकते हैं. देन वी हैव वाइल सीइंग द मार्वलस डॉन. सो मार्वल से वी कैन रिमेंबर एंड्रयू मार्वल. यू माइट नॉट इवन रिमेंबर द मेमोनिक्स लाइन, but when the questions will come and when the options will come in the examination, these things will get into your subconscious mind. ये चीज़ें आपके subconscious mind में जाएंगी, ठीक है, इनको रटना नहीं है, ये सिर्फ आपके subconscious mind में जाएंगी and it will help you in recalling in the examination. ठीक है, कन्फ्यूजन से थोड़ा, अगर आपको पहले 90% कन्फ्यूजन था तो आपका कन्फ्यूजन 50% रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे सो दीज थिंग्स विल बिकम क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड. सो द मेन क्राइटेरिया फॉर गिविंग यू दीज लाइन्स एंड दिस मेमोनिक इज not to promote any kind of rote learning, but just to make your retention for a longer period of time. Okay, so what does meta means? Meta means after the physical things which we cannot see. Okay, जो चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं. It deals with the concept that cannot be dealt with science and reason. Portrays reality in a philosophical way. Platonic love, religion, abstract things. This poetry contains large amount of wit. विट बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होता है इसमें, क्योंकि इसमें अनरिलेटेड चीज़ों का यूज़ किया गया है. ठीक है, अनरिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका यूज़ किया गया है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसमें क्या एग्जांपल लिया था? जॉन डन की एक पोइट्री है जिसमें क्या है? अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग. इसमें जॉन डन क्या बोलते हैं कि जो दो लवर हैं, ठीक है, 2 लवर्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, पर उनका ये जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है उसको वो क्या बताते हैं? ये जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है, ही सेज दैट वी बोथ आर लाइक कंपस. और उसकी जो लवर है, शी इज़ लाइक द कंपस. और जितना वो फर्म रहेगी उतना ज़्यादा जो उनका बॉन्ड है, जस्ट लाइक अ कंपस, दे विल मेक अ परफेक्ट सर्कल. So he has compared love to a compass. ठीक है. So this is what is wit used by metaphysical poets. They mix ordinary language with paradox and conceit, which leads to a lot of comparison with unlikely things. Masters of concept, metaphors and images. Okay, sorry for the interruption.
कंपेयर्स फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लवर्स टू द टू स्ट्रैंड्स ऑफ कंपस। ये जो टू स्ट्रैंड्स है कंपस के, उससे फिजिकल लव को कंपेयर किया है। सम मॉडर्निस्ट अलॉन्ग विद टी.एस. एलियट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री से ये लोग इन्फ्लुएंस थे। ड्यू टू देयर इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जो टी.एस. एलियट थे, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट को इन 19th सेंचुरी प्रमोट किया था। ओके जो जॉन ड्राइडन थे और जो सैमुअल जॉनसन थे, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। दे बोथ क्रिटिसाइज्ड देम। लेकिन इन्होंने, टी.एस. एलियट ने इनको प्रमोट किया है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट। Okay, so Robert Herrick, giving you an extra point. जो हमारे रॉबर्ट हेरिक हैं, okay, it might not be visible to you properly. Robert Herrick एंड थॉमस कैरियो, ये हमारे कैवलियर पोएट्स हैं। बट इनको कैवलियर और मेटाफिजिकल पोएट, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। तो ये कैवलियर भी हैं और ये मेटाफिजिकल भी हैं। दे आर कैवलियर एज वेल एज मेटाफिजिकल पोएट्स। सो मेटाफिजिकल कैवलियर क्वेश्चन आता है कि कौन से पोएट्स ऐसे हैं जो मेटाफिजिकल में भी आते हैं और कैवलियर पोएट्स में भी आते हैं। कैवलियर पोएट्स होते हैं जो चार्ल्स वन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, चार्ल्स वन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे। ये कार्पी दीम की फ़िलॉसफी पे चलते थे, दैट वी हैव टू लिव इन द मोमेंट, वी डोंट हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर और वी डोंट हैव टू लुक इन द पास्ट, वी जस्ट हैव टू इन्जॉय, बी इन द मोमेंट। कार्पी दीम इस वाली फ़िलॉसफी पे थे। हम ये वाला स्कूल पे डिस्कस करेंगे। बट जो रॉबर्ट हेरिक और थॉमस कैरियो है, ये दोनों जो है कैवलियर मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ये दोनों में इंक्लूडेड होते हैं। ऑल राइट, चलो अब हमने देख लिया है कि टी.एस. एलियट ने इनको 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था। ओके, और ये फिज़िकल डिस्टेंस जो है बहुत सारी अनरिलेटेड चीज़ों से अपने लव को कंपेयर करते हैं। सनराइजिंग जो जॉन डन की पोएम है उसमें भी देख सकते हैं आप। इन सारी पोएम्स में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उसमें वो ब्यूटी को प्रेज़ करता है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ रनिंग आउट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दीज पोएट्रीज। और हाँ, इनको याद करने के लिए, वाइल सीइंग द मार्वेलस डॉन, एंड्रयू मार्वेल, वेक हर्बर्ट, क्रैश्ड काउ, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रैशो, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड बाय वेक हेनरी वॉगन से हम इनको याद कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव कॉमेडिया डेल आर्टे, फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक कॉमेडी फाउंड इन इटली इन 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। परफॉर्म्ड सीन बाय अ हायर क्लास सोसाइटी एंड आर मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट, नो प्लॉट नो स्टोरी। इनका कोई प्लॉट या स्टोरी नहीं होती हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लाउड कलरफुल स्टोइक कैरेक्टर्स, सर्टेन टाइप ऑफ एटीट्यूड। ये सारी, ये कब डेवलप हुए थे? ये 16th 17th 18th सेंचुरी में डेवलप हुए थे। तो इसमें क्या होता था कॉमेडिया डेल आर्टे में? ये ट्रैवलर्स थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे नुक्कड़ नाटक नहीं होता, इफ़ यू गाइज नो व्हाट इज़ नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक होता है कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और वो कहीं पे भी एक प्ले शुरू कर देते हैं सोशल रिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए।
जैसे अभी कोलकाता में केस हुआ है, तो क्या है वहाँ पे कोलकाता में जो स्टूडेंट्स हैं वो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट what has happened, the heinous crime which has happened there, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्ले के थ्रू। वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ के जो नुक्कड़ हैं या फिर जगह जगह पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर सोशल रिफॉर्मेशन या फिर सोशल अवेयरनेस, कोई मैसेज को पहुँचाने के लिए, ठीक है, सोशल मैसेज को पहुँचाने के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। द स्टोइक कैरेक्टर बिकेम एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर मास्क एज डेवलप्ड इन 16th, 17th, 18th century, helped in knowing what a character personify and make it easy to identify। ये टेम्पररी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह में ये लोग ट्रैवल करते हैं, सो इट इज़ टेम्पररी and was performed by a group of travelers. They were traditionally improvised by actors. Before this, female never participated on stage. Isabella Andreini, most celebrated actress in Commedia dell'arte. Question, ठीक है, याद रखना। नुक्कड़ नाटक से आपको पता चली जाएगा कि ये टेम्पररी है, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए है, वन प्लेस टू अनदर है, ट्रैवलर्स इसको करते हैं, कोई परफेक्ट प्लॉट या स्टोरी नहीं होती है इनकी, लाउड कलरफुल स्टोइक कैरेक्टर्स है, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, व्हाट इज स्टोइक? स्टोइक क्या होता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज स्टोइक। आई विल टेल यू। थोड़ा सा नेक्स्ट पे आते हैं, फिर स्टोइक का बताती हूँ मैं मीनिंग, तब तक यू गाइज ऑल्सो ब्रेन स्टॉर्म। देन वी हैव किट कैट क्लब एसोसिएटेड ऑफ अर्ली विग लीडर्स। तो व्हाट आर विग लीडर्स? तो हमारे ये दो ग्रुप थे, विग और टॉरी। विग और टॉरी ये हमारे दो सेट ऑफ ग्रुप्स थे। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी देयर वर टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज। विग क्या था? देखो, विग में क्या हुआ था कि ये लोग मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। मोनार्की मतलब कि जो किंग है उसका बेटा ही किंग बनेगा, तो उसको ये सपोर्ट नहीं करते थे। ये मोनार्की को ही सपोर्ट करते थे। ये हेरिडिटी को सपोर्ट नहीं करते थे, जो हेरिडिटी से किंग बनता है। दे वुड प्रमोट किंग जो हेरिडिटी से बना हुआ है। डिड यू गेट इट? सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम विग एंड टॉरीज। तो हम जो किट कैट क्लब है ये विग पार्टी से रिलेटेड है। जो भी इसके मेंबर्स हैं वो लोग मोनार्की में बिलीव नहीं करते थे। वो पार्लियामेंट जो है उसकी पावर, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते थे। ओके, और ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बिलीव नहीं करते थे। विग लीडर्स मेट इन लंदन एंड एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी कॉल्ड किट कैट क्लब। इन्होंने किट कैट क्लब बनाया। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि किट कैट क्लब का नाम कैसे हुआ। तो ये लोग ना मटन पाइज जब भी ये मिलते थे, सो दे यूज टू ईट दीज मटन पाइज। क्रिस्टोफर कैट मटन पाइज विच इज़ नोन एज किट कैट। तो अपने नाम से क्रिस्टोफर कैट ने इनको किट कैट का नाम दे दिया। तो अब इनके जो मेंबर्स हैं, नाउ सी, ये मेंबर्स और अभी हमने मेटाफिजिकल के भी मेंबर्स पढ़े, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। नाउ आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, सो आई कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। लेकिन अगर ये आ जाए इनमें से कौन सा नहीं, यार कोई किट कैट का मेटाफिजिकल में मिक्स कर दे, इसीलिए मेमोनिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मेंबर्स को देख लेते हैं, ठीक है। रिचर्ड स्टील, एडिसन, विलियम कॉन्ग्रीव, सर जॉन वैंगब्रू, ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड रिचर्ड वॉलपोल। स्टील, एडिसन climbed walls, okay, Walpole, and poles, Walpole, Steele, Edison, Richard Steele, Joseph Edison. In Congo, William Congreve. To reach the van, Sir John Vanbrugh, full of Kit Kat for the Duke of Marlborough. Steele and Edison climbs walls and poles in Congo to reach the van full of Kit Kat for the Duke of Marlborough. You will remember it. It is a very interesting mnemonics. Okay, even I like this one, so you will remember it. Then we have Scribblers Club. Scribblers Club में क्या होता है?
अब चलिए, हमने क्या पढ़ा था, टॉरी और विक में क्या डिफ्रेंशिएट था, कैसे डिफ्रेंशिएट किया था हमने, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो टॉरी जो थे वो मोनार्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और अब हम देखेंगे कि टॉरी में कौन कौन से मेंबर्स थे। एलेक्जेंडर पोप, जॉन आर्बतनॉट, जॉनथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पैनल, ठीक है। जॉनथन आर्बतनॉट होगा इसमें, तो ठीक है। देन वी हैव टू रिडिकुल ऑल द फॉल्स टेस्ट ऑफ लर्निंग अंडर द नेम ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलस। देखो इसमें क्या है, स्क्रिबलस क्लब क्या बनाया था, आपको एलेक्जेंडर पोप के बारे में तो पता ही होगा। पोप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था, ठीक है। पोप यूज टू क्रिटिसाइज पीपल अलॉट, और वो पोप ने एसे ऑफ क्रिटिसिज्म भी लिखा है जहाँ पे ही टेल्स अबाउट हाउ टू राइट अ गुड पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। सो पोप वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्रिटिसिज्म कि कैसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसमें प्राइड नहीं होना चाहिए, कंसीट नहीं होना चाहिए, हम ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो और एंड ही वॉज क्वाइट फेड अप विद द फॉल्स क्रिटिसिज्म, एंड ही वॉज क्वाइट फेड अप विद द बैड राइटिंग एज वेल, जो बैड राइटर्स थे। तो रिडिकुल था ऑल द फॉल टेस्ट ऑफ लर्निंग अंडर द नेम ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलस। दे यूज फिक्टिशियस कैरेक्टर मार्टिनस स्क्रिबलस mainly by Alexander Pope, met frequently in London. They were great satirists who believed literature only to be of high status. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सो बेसिकली स्क्रिबलस ग्रुप में क्या था, ये सब इस नेम को यूज़ करते थे टू रिडिक्यूल पीपल हु रोट फॉल्स लिटरेचर। Pope wanted to visit Arab swiftly to gain pearls. Pope wanted to visit Arab swiftly to gain pearls. तो मोनार्की को बिलीव करते थे, मोनार्की में बिलीव करते थे ये लोग, टॉरीज थे। ओके, सो मेमोनिक इसका बना दिया, Pope wanted to visit Arab swiftly to gain pearls. Swiftly is very important because Jonathan Swift इसमें आ जाएगा, जॉन आर्बतनॉट भी आ जाएगा, एलेक्जेंडर पोप भी आ जाएगा, जॉन गे एंड थॉमस पैनल। पैनल से थोड़ा सा पर्ल को रिलेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इसको रिलेट कर लेना यहाँ पे। और अरब स्विफ्टली, जॉनथन स्विफ्ट, ये हमारा आ गया है जॉनथन स्विफ्ट। देन वी हैव आर्बतनॉट, अरब से याद करना आर्बतनॉट। Then we have Pope wanted to visit Arbuthnot, swiftly Jonathan Swift to gain pearls. Gain से Jonathan Gay को we will remember, ठीक है, Jonathan Gay. Okay. Then we are coming on to the romantic movements. So what I believe is that we will look at these movements in the next video, which is Cockney School, Satanic School and Lake Poets. I think for this video you must have got the brief idea of how we are going to approach all the topics, not only the literary movements, and I will also come up with a series of literary theories, क्योंकि literary theories काफ़ी important है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और हम ना एक गैप ब्रिज नहीं कर पाते, हम लिटरेरी थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर हम उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो जो मैं लिटरेरी थ्योरी की सीरीज़ लेके आऊँगी, आई विल मेक श्योर कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आप थ्योरी पढ़ो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते तो हम पढ़ते तो बहुत सारी बुक्स में से हैं पर हमारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते। सो डू नॉट वरी, वी विल बी कमिंग अप विद द सीरीज़ ऑफ लिटरेरी थ्योरीज सून। दिसंबर 2024 की साइकिल के लिए यू विल गेट अ गुड सरप्राइज़। और हम लिटरेरी थ्योरी की भी सीरीज़ लेके आएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रैश कोर्स आई विल बी रनिंग ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड स्टे ट्यून टिल देन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जिसको भी PDF चाहिए इसकी, पीपल हु वांट द PDF, जिनको भी PDF चाहिए, आप टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ बाय द नेम प्रेरणा UGC नेट इंग्लिश, ठीक है, प्रेरणा UGC नेट इंग्लिश। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द PDF।
ये PDF आपको, और बाकी जो भी सारी PDFs होंगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।